हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सो भाई आज हम लोग कवर करने वाले हैं अमेंडमेंट यानी कि बच्चों जो हमारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं फॉर जून 2024 यानी कि जेआईजीएल वाले बच्चों ध्यान रखना। अमेंडमेंट्स अब कवर करते हैं, सिलेबस कर लिया तो अब ये भी पता होना चाहिए भाई कि चेंजेस क्या आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, कैसे चेंजेस आए हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट्स गो। तो वैसे तो ये सप्लीमेंट जनरली सबके पास अवेलेबल होता ही है, पर फिर भी अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सर देखो, अब आता है सबसे पहला चैप्टर यानी कि सॉरी दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन केस अगर आपने कवर नहीं किया तो आप सिद्धांत बैच वाली वीडियो से इसकी पूरी रिवीजन वीडियो मैंने बनाकर दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी इंसान को बेल मिलती है, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आपको बेल दे दी जाती है। अब इन्होंने कहा सर हमारे पास तो बार-बार जाके बेल के केसेस आ ही रहे थे। अब कहीं न कहीं सेक्शन नंबर 170 ऑफ सीआरपीसी यानी कि सीआरपीसी की हम लोग बात कर रहे हैं कौन-सा वाला? क्राइम वाला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखो अब इन बातों को आप आगे के लिए गाइडलाइंस के लिए नोट कर लो। मैंने कहा ठीक है, अब सेम अमेंडमेंट आप कह सकते हो कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी अप्लाई होती है। यार अब आपके पास प्रिंसिपल जो बेल का है वो रूल है और जेल एक एक्सेप्शन है। कह रहा आपको जेल भेजना है सर, जेल भेजना है मान लिया, पर मेन चीज़ क्या है? मेन प्रिंसिपल हमारा है कि हमारे को बेल हमारे लिए एक कानून है। हम सर बेल दे देंगे जब भी हमारे को लगता है, मौका पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम ज़रूर आपको बेल दे देंगे, हम आपको मना करेंगे ही नहीं। ठीक है। कह रहा सर अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा पर फिर भी एक बार स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें अमेंड कर सकती है। मैंने कहा ओके। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शंस दी हैं, ये डायरेक्शंस हैं किनके लिए? मैंने कहा ये डायरेक्शंस हैं काम करने वाली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए, पर साथ ही साथ जितने भी कोर्ट्स आप देखते हो, बेटा अब चाहे वो नारकोटिक्स वाले हों, चाहे ईडी वाले हों, चाहे सीबीआई वाले हों, हर एक इंसान क्या है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और साथ में जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर तो आपको पता ही है पूरे इंडिया के कोर्ट्स आते हैं, तो वो सारे कोर्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। मैंने कहा ओके। कह रहा सर अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आगे चल के सब लोगों को टाइम से बेल मिल जाए और चीजें बेल वाली बढ़िया तरीके से स्मूथ हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सर एक जगह पे बढ़िया से ट्रैफिक निकले, अपन क्या करते हैं? हाईवे बना देते हैं। तो बस गवर्नमेंट कंसिडर करेगी अलग इनैक्टमेंट इन नेचर ऑफ बेल, यानी कि बेल को लेकर गवर्नमेंट एक अलग तरीके का आपको इनैक्टमेंट, एक अलग कानून, एक अलग लॉ बनाकर देने वाली है। मैंने कहा ठीक है। क्या सर इसके साथ ही साथ इनको ये भी बोला गया कि भैया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वालों और साथ ही साथ आपके जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे चुलबुल पांडे है, चाहे सिंघम है, आप सभी को सेक्शन नंबर 41 और 41 ए ऑफ सीआरपीसी को फॉलो करना होगा। आप कल को ये नहीं बोल सकते कि बना दिया तो बना दिया, यूट्यूब वीडियो की तरह ही तो है, देखेंगे तो देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई, मानना ही पड़ेगा, जोर है, जबरदस्ती है और हर तरीके से आप हमारी बात को ध्यान में रखोगे। कह रहा सर अगर नहीं माना तो लोग कह रहा कोई बात नहीं, नहीं मानेगा तो एक्शन ले दूंगा तेरे पे। कह रहा एक्शन ले दूंगा। मैंने कहा पेपर में बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, एक्शन ले लेते हैं उस पे, ठीक उसी तरीके से एक्शन ले लेंगे। कह रहा सर अब एक और चीज, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोर्ट सबसे पहले ये ध्यान रखेगा कि सेक्शन 41 और 41 ए ऑफ द कोड यानी कि यहां पर मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूं। सर एक मिनट, एक बात रुक जाओ। हाँ रुक जाते हैं। सर इससे पहले हमें ये बताओ कि हमारा जो सेक्शन नंबर 41 है वो 41 बात किस बारे में करता है? बच्चों 41 इस बारे में बात करता है जब आपको ऐसे वक्त या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जब आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, यस, बिना वारंट के, बिना किसी वारंट इशू किए, बिना कोई भाई साहब सामने वाले को इन्फॉर्म करे, आप फिर भी जाकर अरेस्ट कर सकते हो। कह रहा ठीक है, ओके। कह रहा सर अब अगर मान लो ये मामला होता कब है? ये तब होता है बच्चों जब कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके का कोई भी ऑफेंस यहाँ पर हो जाता है, यानी कि कॉग्निजेबल नेचर का कोई भी ऑफेंस कोई भी इंसान यहाँ पर कमिट कर देता है, या तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर जो सजा का प्रोविजन है दैट इज मोर देन अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स, और साथ ही साथ ऐसी बातें ठीक है। अब या तो आपके पास कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि कोई बंदा ऑफेंस करने के लिए जा रहा है, जैसे कोई बैंक लूटने के लिए जा रहा है, तो आप क्या करोगे? सर बैंक लूटने के लिए जा रहा है तो हम उसको रोकेंगे, उस टाइम पे आप भागोगे क्या? कि सत्येंद्र
सत्तू, है ना? ठुकरा के मेरा प्यार, पहले वारंट दे दे या पहले पुलिस जाके उसको रोकेगी? सर पुलिस जाकर रोकेगी। तो मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ कि भई पहले पुलिस जाकर दौड़ के भाग के जाएगी और जाके सामने वाले इंसान को रोकेगी कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हमने बोला कि भाई साहब सबसे पहली बात तो आप भी सेक्शन नंबर 41 और 41 ए के अंदर जो हम चीज़ें बना रहे हैं, उनको फुलफिल करोगे। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, आपको कभी भी बेल एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं बाकी सेक्शंस की बात करूँ, चलो ठीक है। ठीक है? कह रहा सर अब इसके साथ ही साथ 2-4 बातों को और ध्यान में रखते हैं। मैंने कहा यस। कह रहा स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बोला गया कि सर अब ना हम आपको एक और मौका देंगे। क्या? कि आपको स्पेशल कोड बनाने की ज़रूरत है। मैंने कहा ओके, स्पेशल कोड बनाने की ज़रूरत है इस मामले में। हाँ बच्चों, जब भी आप एक न्यू इनैक्टमेंट बनाते हो, नया एक्ट बनाते हो तो उसके लिए आप बॉडी भी बनाते हो, बॉडी बनाते हैं। सर जैसे आपने कंपनीज़ एक्ट बनाया तो आपने एनसीएलटी बनाया, आपने इनकम टैक्स बनाया, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया, है ना? ऐसे ही कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया, कॉम्पिटिशन कमीशन बनाया। तो अकॉर्डिंगली जब भी आपका एक नया एक्ट निकल कर आता है, उसके पास क्या है? देयर नीड्स टू बी अ बॉडी। मैंने कहा ठीक है। अब बोला गया कि भाई साहब हाई कोर्ट अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर हाई कोर्ट खूब जमेगा रंग जब हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बैठेंगे और ये लोग मिलकर क्या करने वाले हैं? आपके पास बच्चों एक स्पेशल कोड बना देंगे। स्पेशल कोड बना देंगे। यस, जब वो एक स्पेशल कोड बनाकर दे देंगे। मैं कहा लो जी, ये तो बहुत बढ़िया है। कह रहा सर आपके पास जो भी वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसीज़ को आप फ़िल्ड अप कर दोगे एक्सपीडिटियसली। यानी कि फटाफट से सर वैकेंसी बनाओ, फटाफट से किस्से को क्लियर करो, ज़्यादा टाइम मत लगाना। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। कह रहा सर अच्छा एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास जो भी लोग हैं, जो अभी अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स हैं, जिनके ऊपर अभी ट्रायल तो चल रहा है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, अभी भैया केस चल रहा है। कह रहा है सर केस चल रहा है? यस, अभी केस चल रहा है और केस चलते के दौरान कुछ एलिगेशंस प्रूव हो गए, ठीक है? पर फिर भी अभी केस चल रहा है। वो सुनते हो ना आप केस चल रहा है, एक बहुत बड़ा बंदा जेल में है, बहुत जाने-माने बंदे हैं, बहुत सारे जो जेल में हैं, उनका केस चल रहा होता है। अब वो केस तो चल रहा है, दे आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। ओके, 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 ओके। कौन-कौन से ऐसे लोग हैं सबसे पहले ये पता लगाओ जो जेल में तो हैं, ठीक है? पर जिन्होंने अभी तक बेल कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है। कह रहा सर अब ध्यान रखना बेल कंडीशन को फुलफिल करना भी ज़रूरी है और दूसरी बात बेटा अगर मैं किसी को जेल से छुड़वा कर ले आता हूँ, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। मुझे नहीं पता कौन से पॉलिटिशियन हैं या चलो छोड़ते हैं, एक मेरे दोस्त हैं। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है जुगनू। जुगनू को बेटा जेल हो जाती है। जुगनू को बोला जाता है जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जुगनू को जेल हो जाती है और जुगनू को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। मैं जाता हूँ मैंने कहा जुगनू को छोड़ दो सर, जुगनू ने कुछ नहीं करा। वो कहता है किसकी गारंटी पे छोड़ दूँ? कल को जुगनू ने गड़बड़ कर दी तो? तो यानी कि मैं वहाँ पर जाता हूँ श्योरिटी बनकर, मैं दिव्य मिगलानी भाई साहब कोर्ट को ये गारंटी देता हूँ कि जुगनू कहीं पर भी नहीं जाएगा। जब भी आप जुगनू को बुलाओगे, जुगनू प्रेज़ेंट हो जाएगा। येस! कह रहा सर तो आपको जब भी श्योरिटीज़ आते हैं, श्योरिटीज़ कौन होते हैं? जो बेल करवाने वाले की गारंटी फ़र्निश करते हैं। कि सर अब ये कोई क्राइम नहीं करेगा, जब भी आप बुलाओगे दौड़ा चला आएगा आपके पास, तुरंत पेश हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। ओके, कह रहा सर ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर कभी भी कोई भी बेल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, तो उस बेल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको खत्म करना होगा। और ऐसे ही अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल को लेकर कोई बंदा आ जाता है, तो 6 हफ्ते का टाइम हमने आपको दिया। किसी की बेल एप्लीकेशन आई, ये नहीं रख के बैठ गए, हाँ, बता रहे हैं, सोच के बताएँगे, अभी सोच के बताएँगे। मैं क्या सोच के बताएगा यार? 2 हफ्ते के अंदर नॉर्मल बेल और एंटीसिपेटरी बेल को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेटा 6 हफ्ते के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। मैंने कहा ओके। कह रहा और कभी भी अगर कोई भी एफिडेविट या स्टेटस रिपोर्ट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो उनको 4 महीने में फाइल करना है। एफिडेविट या स्टेटस रिपोर्ट इन रूल्स को लेकर। यस। जो सुप्रीम कोर्ट इतनी सारी बातें आपको कहना चाह रहा है कि ये ध्यान रखो, वो ध्यान रखो, इन डायरेक्शंस को लेकर आप हमारी डायरेक्शन मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, इस चीज़ को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी को, हाई कोर्ट को, इन सबको काम करने के लिए बोल दिया गया। मैंने कहा ओके। कह रहा सर इसके साथ ही साथ एक और एक्ट था।
अब सीबीआई आरआर किशोर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और चलो फाइनली कोई तो केस 2023 का पढ़ रहे हो तुम। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि सर जब भी हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं, एक बार हमने आपको सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सीबीआई, इस केस के अंदर मैंने आपको बोला भी कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1942 के अंदर सेक्शन नंबर 6A पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया ना यार, बार बार इसमें पूछने की क्या जरूरत है। बच्चों, अगर बेटा कोई भी एक एक्ट आता है और एक्ट आके लड़ जाता है आपके फंडामेंटल राइट से, तो कौन जीतेगा बताओ? फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? सर फंडामेंटल राइट्स आर पार्टिकुलरली आर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब अगर कोई भी फंडामेंटल राइट से लड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कह रहा सर फंडामेंटल राइट कहते हैं हमसे जो टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। यस, सिंपल सी बात है और हम बस चूर-चूर नान को एकदम दाल मखनी और रायते के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट से अगर कोई भी एक्ट लड़ गया, ये एक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? दिस एक्ट विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी, एक बार अगर मैंने तेरे लॉ को इनवैलिड करार कर दिया, तो बार-बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तूने भाई मेरे फंडामेंटल राइट छेड़े, तो अब तेरा एक्ट पहले दिन से ही वॉइड है। और बार-बार मेरे पास मत आ इस चीज़ को लेकर कि अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके कह रहा नहीं, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जा यहाँ से। कह रहा ओके। ओके, मैं कहा यस। अगली बात आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को ऊपर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर बच्चों आओ देखते हैं क्या अमेंडमेंट है। अथॉरिटी ने एक एडवांस रूलिंग को लेकर क्लैरिफिकेशन निकाली। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वर्सेस मोहम्मद मेसर्स आकवी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इन्होंने एक जगह पर लिखा हुआ था कि भाई साहब कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, उन्होंने लिख दिया हैंकयान। अब हैंकयान लिखकर बच्चों अगर सरकार ने एग्जाम्प्ट कर दिया, अब कोई बंदा कहता है कि भाई साहब मैं तो हैंकयान को रॉ मटेरियल में यूज करता हूं, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? सर आप हैंग-क्यान लेकर आओ, हैंग-क्यान लाकर आप उसे रॉ मटेरियल में यूज़ करो। कुछ लोग उसकी लस्सी बना के पी जाएँ, गर्मी है। कुछ लोग बढ़िया तरीके से चाउमीन बना दें उसकी, कुछ मोमोज़ बना दें, क्या फ़र्क पड़ता है यार? क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चों सब्जियों पे जीएसटी नहीं लगता। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सब्जी को चाउमीन में डालो, आप सब्जी की भाई साहब भाजी बना लो, पाव भाजी बना लो, आप उसके छोले बना दो, कुछ भी बना दो यार। आप आलू लेकर आएँ, आप आलू गोभी बनाओ, आलू टिंडे बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है सर? क्या फ़र्क पड़ता है? कह रहा मैंने हैंग-क्यान लिख दिया ना यार, इसमें क्या कन्फ्यूज़न है? मैंने कहा हाँ, कह रहा आपको एग्ज़म्प्ट कर दिया ना एंट्री नंबर 44 में। कह रहा सर आपके पास जो भी एग्ज़म्पशन है, कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा सर अगर आपको बेनिफिट तो हमने हैंडलूम इंडस्ट्री में दिया है, पर फिर भी अगर बेनिफिट ऑफ दिस ब्रॉड एंट्री आल्सो गोज़ इंटू अनदर इंडस्ट्री, भाई साहब हम भी यहाँ पर अगर पीडब्ल्यू वाले भी इसका बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा सकते हो, क्या मना है? क्या मना है? कह रहा सर आपने सब्जियाँ एग्ज़म्प्ट कर दी, तो कोई इंसान खाए, सब्जियों को बेचे या कुछ भी करे यार, या कुछ भी करे। सब्जियों की फ़ोटो लगाए, है ना? दुकान पे टांगे, सब्जियों का जूस बनाए। कह रहा सर मुझे क्या दिक्कत? मुझे क्या दिक्कत? मैंने एक बार देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो रीज़न, ठीक है? कह रहा सर नो रीज़न टू डिनाय सच बेनिफिट। कह रहा ओके, ठीक है। कह रहा ठीक है। कह रहा कोई भी एक्सटर्नल एड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। अब बच्चों ध्यान रखना अगर पेपर में उसने पूछा तो अमेंडमेंट की खास बात क्या होती है, वो हैंग कियान शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। इसके साथ ही साथ अब एक और केस आया, एक और मैटर निकल कर आता है। अब आता है बच्चों चैप्टर नंबर 6 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी एंड अदर्स। कह रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, है ना? कह रहा सर आपके पास ये नहीं समझ में आ रहा कि जो सोल प्लेंटिफ हमारे हैं, उनका भाई साहब वारिस कौन है? उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? 41 साल हो गए ढूँढते-ढूँढते, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे वो कौन-सी मूवी थी अक्षय कुमार की, जिसके अंदर वो कहता था असली वारिस कौन है? कुत्ते को मना दिया था। एंटरटेनमेंट हाँ, एक डॉग था उसको बेचारे को पता नहीं कहते थे ये मेरा असली वारिस है। कह रहा सर यहाँ पर आपके पास सिंपल सा फंडा निकल कर आता है। मैंने कहा ओके। कह रहे यहाँ पर एक और चीज आई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब हम 12 डायरेक्शंस आपको देते हैं, इन 12 डायरेक्शंस को फॉलो करना और सिविल केसेस को फटाफट तरीके से एकदम खत्म करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो डायरेक्शन क्या है? कह रहा हर एक कोर्ट चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, तालुका लेवल पर हो,
कभी भी अगर आपको समन भेजना है तो प्रॉपरली आप समन भेजोगे सामने वाले को टाइम बाउंड मैनर के अंदर। आपने समन भेज दिया, 30 दिन में जवाब देना है तो देना है। आपने समन भेज दिया, रिटर्न स्टेटमेंट देनी है तो देनी है। टाइम के चलते ये सारे काम करोगे और इस चीज को मॉनिटर करेगा कौन? आपका प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, ठीक है। आप इस चीज का और ध्यान रखोगे कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो जितना टाइम पीरियड आप देते हो दैट मींस विद इन 30 डेज। सामने वाले को बच्चों जब समन फाइल करते हैं तो सामने वाले बंदे को 30 दिनों के अंदर अंदर आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। ये भी साथ के साथ आपने फाइल कर दी है। कह रहे सर अगर एक्सटेंड हो गया टाइम पीरियड बियॉन्ड 30 डेज चले गए तो मैंने कहा अगर आप बियॉन्ड 30 डेज चले गए तो आपको क्या करना होगा? इसके साथ में आपको मेंशन करना होगा रीजन। आपको रीजन मेंशन करना होगा। मैंने कहा यस, आपको रीजन मेंशन करना होगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है? कह रहा सर इसके साथ ही साथ जब आपकी प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो बेटा एक डेट पे इन दोनों को बुला लेंगे। डेट पे बुला लेंगे, हाँ, बुला लेंगे कि आओ यार आओ बैठ के बातचीत हो जाए, एकदम घूमेंगे-फिरेंगे, नाचेंगे, गाएँगे, ऐश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कह रहा सर आपके पास एक और चीज़ है कि बड़े सारे लोग तो क्या करते हैं कोर्ट आ जाते हैं और दूसरा ऑप्शन एक होता है सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट। ये क्या होता है? सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट। कह रहे सर सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट से क्या मतलब होता है बच्चों? जहां पर पार्टीज को कोर्ट साफ साफ बोलेगा कि भाई अगर आप चाहो तो आउटसाइड द कोर्ट भी जाकर खेल को खत्म कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आउट आउट ऑफ कोर्ट चले जाओ और आउट ऑफ कोर्ट जाकर आर्बिट्रेशन का मौका मैं आपको दे ही रहा हूं। जाओ जाके आर्बिट्रेशन से सॉल्व करा लो। ओके, ठीक है। कह रहा सर आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आर्बिट्रेशन वाला। कह रहा सर इससे भी सॉल्व करा लो क्योंकि आर्बिट्रेशन पे तो इसलिए भेजेंगे कि भाई तुम्हारा भी पैसा बचेगा, अपना भी पैसा बचेगा, आर्बिट्रेटर के भी 2 पैसे बन जाएँगे। मैंने कहा यस, यस। कह रहा सर आपके पास सीधा-सीधा ट्रायल पीरियड इज़ फिक्स्ड बियॉन्ड 2 मंथ्स मेकिंग इट क्लियर इवेंट ऑफ एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन अगर फ्रूटफुल नहीं निकल कर आता है, अगर आप कहते हो कि सर मैं तो एडीआर पर गया था। ठीक है, एडीआर पे गया था, पर एडीआर पे इट वाज़ नॉट फ्रूटफुल मेरे लिए तो काम नहीं करता है सर। एडीआर मेरे लिए तो काम नहीं करा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहाँ पर गए, आपको मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं सर, वहाँ से नेक्स्ट डे से मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि आप फुल फ्लेज्ड ट्रायल पे आ जाओ। अब आप कोर्ट केस कर लो, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लो। ठीक है, आपने डॉक्टर साहब को दिखाया और यहाँ पर आपको मज़ा नहीं आया। होता है ना, एक डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन भेज दिया बोल दिया, तो हम क्या करते हैं दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले लेते हैं। पहले सामने वाले के साथ मार-धाड़ करा करने से को पहले हम कोशिश करते हैं कि भाई आपस में ही प्यार से निपटारा कर लें यार, प्यार से निपटारा कर लें। हाँ, कह रहा सर अच्छा अब एक बात बताओ, अगर आपने एडीआर के लिए बोला, आपने बोला भाई बैठ जा आराम से चाय पे चर्चा कर लेते हैं, मोदी साहब भी चाय पे चर्चा करते हैं, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। पर अगर कोई पार्टी ऐसी है जो ऑप्ट नहीं करती एडीआर की तरफ, ओके? कह रहे सर ज़्यादा इंतज़ार मत करो, गिव देम 1 वीक ओनली। 1 वीक के अंदर अगर आप रेडी नहीं होते हो, आप कहते हो ना भाई मैं तो नहीं आऊँगा एडीआर से, कह रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा अब तेरे इश्यूज़ को हम ओपन कोर्ट में ही लेकर आएँगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। कहीं पहले तुम रूठ रहे मनाने में आ जाओ, आप आ जाओ, जैसे कई लोग सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ लेते हैं। होता है ना सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ लेते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तू कहाँ है? मैं यहाँ पे हूँ, तू कहाँ है? कह रहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। क्या सर अब एक और चीज़, एक इसके साथ-साथ हम लोग ये भी देखेंगे जो डेट ऑफ ट्रायल है, लॉ कह रहा है इतना बढ़िया तरीके से तुम्हारे को तारीख दूँगा कि तारीख ऐसी दे दूँगा, डेट ऐसी दे दूँगा, आपके लॉयर से पूछ के दे दूँगा, ताकि दोनों पार्टीज़ ही वहाँ पर आ पाएँ। क्योंकि आधी जगहों पे तो क्या होता है कि बेटा तारीख दे देते हैं और तारीख देने के बाद बंदा ही नहीं आता। फिर वो सनी देओल भाई साहब भैंस तोड़ता रहता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा रो मत भाई, कोई बात नहीं। कह रहा आपके पास अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली हम लोग आपसे पूछ के ही तारीख रख देंगे। मैंने कहा लो यार इतनी इतने इतने मैंने कहा हाँ। कह रहा ठीक है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं बच्चों, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस भारत देश में, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। और आप ही बताइए ऐसे मामले के अंदर आपने बोला कि जज साहब जो हैं उन्हें एक डायरी मेंटेन करनी होगी। कह रहा ओके,
उन्हें साफ-साफ बताना होगा आज मैंने कितने केस हैंडल करे हैं, आज मैंने कितनी जगहों पर एविडेंस लिया है। कह रहा है? मैंने कहा हाँ, हाँ। आप डेली कितना काम करते हो जैसे ऑफिस में टाइम शीट भरी जाती है। आपने आज कितने लेक्चर लिए सर, कितने बच्चों के डाउट सॉल्व करे, बताओ हमारे को। तो यहाँ जज साहब को भी बताना पड़ेगा। ओके। ओके, 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 ओके। कह रहा सर आपके पास एक और काम करना है क्योंकि अब हमारे को ना जो ये ऑर्डर्स निकाल रहे हो आप, इसको लेकर लोगों को समझाना भी है। मैंने कहा हाँ। कह रहा तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल को ये बोला गया कि भाई आप भी टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट कोर्सेज निकालते रहा करो। मैंने कहा है ताकि लोगों को पता तो चले हम क्या कह रहे हैं। जैसे टीवी पर ऐड आती है आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है मतलब कभी भी अपना ओटीपी और सीवीवी नंबर को शेयर मत कीजिए। कह रहा सर आप क्या कर रहे हो लोगों को एजुकेट कर रहे हो। तो यहाँ पर बोला गया भाई बार काउंसिल वालों तुम्हारा भी एक काम है और ये बार काउंसिल का मतलब एडवोकेट वाला है। कहीं किसी और धुन में चले जाओ, है ना? कह रहा सर एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पास कोर्ट कभी भी अगर काम करता है, यार ये तो ऐसे तंग करते हैं बच्चों को, रुलाते हैं बच्चों को। कहता सर एक काम और कर लेना। मैं कहा वो क्या? कह रहा पैसे जमा करा लो पहले। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हम ना पहले पैसे जमा करा लेंगे सर, इंश्योर करेंगे कि कोई फालतू की एडजर्नमेंट ना हो। कह रहा लोग ऐसे करते हैं सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, आते नहीं है सर। मैंने कहा ओह! कह रहा फिर अब? कह रहा सर अगर जो पार्टी नहीं आई, तो हम दूसरी पार्टी को सूटेबल कंपनसेशन भी देंगे कि भाई साहब आप तो बढ़िया आदमी हो, आप तो आ रहे हो, ये निकम्मे हैं या नहीं आ रहे, जो निकम्मे नहीं आ रहे उससे पैसे लेके दूसरी पार्टी को कंपनसेट कर देंगे। ओके। कह रहा सर ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो भी हैं उनको इमीडिएटली सुनना, कॉन्टिन्यूअसली सुनना और जल्दी से जल्दी आपके चाहे वो एंड पर ही क्यों नहीं आ रही हैं, कंक्लूजन पे ही क्यों नहीं आ रही हैं, ओरल आर्ग्यूमेंट्स को फटाफट से सुनना। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि केसेस कई ना बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, कि डेफिनिटली हर एक कोर्ट के अंदर ऐसे केसेस ज़रूर हैं जो 5 साल से भी ज़्यादा पुराने हो गए हैं। कह रहा अब इसको लेकर जो भी आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ये क्या करने वाला है, ये इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बनाकर फॉरवर्ड कर देगा किसको, जो भी आपके हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू कमेटी है। कि भाई हाई कोर्ट के अंदर जो भी रिव्यू कमेटी है उसको फॉरवर्ड करेगा और उनको बोलेगा भाई साहब जल्दी देख के बताओ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे कितने केसेस हैं हमारे पास जो बहुत साल से पेंडिंग है और अभी तक हमने करा क्यों नहीं इसको। कह रहा हाँ। क्या सर इसके साथ-साथ जो भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, उनको ये भी बोला गया कह रहा सर आपको भी मिलना पड़ेगा। ओके। कह रहा सर आपको भी मिलना पड़ेगा और जितने भी पुराने केसेस हैं, आपको किसको मिलना पड़ेगा? कह रहा सर आपने एक कमेटी बनाई। मैंने कहा हाँ, कमेटी कौन-सी? कह रहा सर कमेटी बनाओगे ना, आप ही तो सबसे बड़े हेड हो। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं आपके यहाँ के हाई कोर्ट के, बेटा एक स्टेट के मामले में अगर मैं कोर्ट्स की बात करता हूँ, सबसे बड़ा कोर्ट कौन-सा? हाई कोर्ट। कह रहा सर तो कमेटी बनाओगे? मैंने कहा हाँ। कह रहा ये कमेटी की 2 मीटिंग होनी चाहिए साल में। अच्छा, अच्छा। और ये भी बताना कि जैसे ये पुराने-पुराने केसेज़ हैं, उनको फटाफट से रफ़ा-दफ़ा कैसे करना है? ओके। कह रहा सर इसके साथ-साथ एक बात और आती है, एग्रीमेंट आई मीन लॉ रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिलीफ की एक छोटी-सी अमेंडमेंट। यहाँ पर अपील के अंदर बात आई कि हाई कोर्ट ने ये बोला कि सर देखो, आपके पास जो केस आया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको हमने उड़ा दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर देखो कहीं न कहीं बात को समझो। सेल डीड में और एग्रीमेंट टू सेल में फ़र्क क्या होता है? कह रहा सर एग्रीमेंट टू सेल तब एग्ज़ीक्यूट होता है, एग्रीमेंट टू सेल पहले एग्ज़ीक्यूट होता है और सेल डीड सीधा बाद में आती है। बच्चों, एक जब आप बयाना देते हो, सेल होने से पहले का जो कार्यक्रम है, वो ये है, ये कुछ पक्का भी नहीं है और सेल डीड होती है जो पक्का काम है जिसे आप रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर लेकर जाते हो, वो सेल डीड है। एग्रीमेंट टू सेल तो बस एक बातचीत है, एक एग्रीमेंट है, हो सकता है बाद में टूट भी जाए। कह रहा ओके, जो एग्रीमेंट टू सेल है वो कन्वेंस नहीं होती है और एग्रीमेंट टू सेल से कोई भी ट्रांसफर नहीं होती किसी भी तरीके की ओनरशिप। आपने और मैंने बातचीत कर ली कि चलो भाई मैं अपना घर आपको बेच दूंगा। आपने कहा मैं ले लूंगा, हमने लिखा पढ़ी कर ली, दैट्स इट, हो गया एग्रीमेंट। पर सेल डीड वो एक्चुअल में वो कन्वेंस है, वो डॉक्यूमेंट है जिसके चलते देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है? चलो आगे चले बच्चा पार्टी। कह रहा सर लेट्स गो। कह रहा सर इसके साथ-साथ एक काम और पे आ जाते हैं। अगली अमेंडमेंट आती है बच्चों लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन एक्ट के अंदर।
अब लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ भाई, एप्लीकेशन में जनरली डिले हो जाता है, बड़े सारे लोग लेट हो जाते हैं एप्लीकेशन को फाइल करने में। अजय दाबरा वर्सेस प्यारे राम, यहाँ पर केस निकल कर आया, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये बोला कि आपके पास जो भी एप्लीकेशंस हैं, आप क्या करते हो, कभी-कभी लेट हो जाते हैं ना, हाँ, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि सर देखो, है ना, हम तो लेट हो गए, माफ कर दो, लेट हो गया हूँ, मेरे को ले लो। ओके, ठीक है। कह रहा आपने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, किसी भी कंसर्न कोर्ट में, बिल्कुल। बट यहाँ पर अब यहाँ पे डिले हो गया सर। डिले कितना हो गया? डिले हो गया 254 डेज़ का। आप 254 दिन लेट हैं। ओके, ओके। कह रहा सर आपने क्या करा? कोर्ट ने सीधा-सीधा डिसमिस कर दिया इसकी डिले एप्लीकेशन को। कह रहा तुम्हारा जो रीज़न है ना, रीज़न ठीक नहीं है। आपको कभी भी बेटा अगर आप लेट हो गए हो तो ढंग का रीज़न देना पड़ता है। आप क्लास में नहीं आए हो, ढंग का रीज़न दो। क्लास में नहीं आए हो, सर आज मन नहीं था, आज नींद आ रही थी। मैं ये कैसा रीज़न है? वो कोर्ट कहेगा कुंभकर्ण है क्या तू? 255 दिन से सो रहा था। सर 254 डेज़ से, ठीक है। कह रहा है सर आपके पास आप एक भाई ढंग के बिज़नेसमैन हो, ठीक है? एपेलेंट वाज़ एन एफिलिएंट बिज़नेसमैन, यार ढंग का बंदा है तू, कामकाजी आदमी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जहां पर भी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है जहां पर वो कोर्ट फी नहीं पे कर सकता, ठीक है, तब तो बात समझ में आती है। और ये बंदा तो ढंग का बिजनेसमैन है, ये पैसे भी दे पा रहा है ना, चलो चाहे देरी से ही सही पैसे ही दे पा रहा है, कह रहा पर सर जो रीजन है ना वो वैलिड रीजन होना चाहिए। कह रहा आपके पास अगर कोई भी इंसान आता है, हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम चीजों को, कह रहा सर आपके पास बंदा आया अगर उसने आके ये बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है कोर्ट फी जमा करने के, या मेरे पास पैसे नहीं है चीजों को डिपॉजिट करने के, देखो और आसान करता हूं कि आपके पास अगर कभी भी हम लोग बात करें बच्चों, तो वो कह रहा है, कह रहा सर अगर कोई ऐसा बंदा निकल कर आता है जो कहता है मेरे पास कोर्ट फीस के पैसे नहीं है, अगर भाई तेरे पास कोर्ट फीस के पैसे नहीं है तो तूने एप्लीकेशन में मेंशन करना था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है जी, मेरे पास पैसे नहीं है इंसाफ देने के लिए, तो मेंशन करता। तूने तो कोई ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं लगाई, तूने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। हाँ, इसने तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई। लॉ कहता है वही तो समझाना चाह रहा हूँ। एक तो भाई तू ढंग का बिज़नेसमैन है, कामकाजी आदमी है, तगड़ा मोटा आसामी है। कह रहा सर और साथ ही साथ अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं, तब तो भाई तू एप्लीकेशन में क्यों नहीं मेंशन करते हो तुम लोग? एप्लीकेशन लगाओ, हम कर देंगे काम, उसके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न है। अच्छा, कह रहा पर सर यहाँ पर साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कह रहा सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब दैट अपील कैन नॉट बी अ वैलिड रीजन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। आपने जो वजह दी रही हैं, आप जो रीजंस दे रहे हो वो रीजन ठीक नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, एक डिफरेंट मैटर बन जाता है, हम उस डिफरेंट मैटर को अलग से डील करेंगे ना। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को शाबाश, शाबाश, शाबाश। कोई कह रहा है मैं सो रहा था, कोई कहता है मन नहीं था, कोई कह रहा है मैं तो आ रहा था, रिक्शा नहीं मिल रहा था, कोई कह रहा है पैदल आया हूँ। अरे भाई मुझे क्या मतलब यार, रिक्शा वाला 10 रुपए फालतू माँग रहा था तो तू कोर्ट नहीं आएगा अपनी एप्लीकेशन लगाने? क्या सर? अच्छा। कह रहा आपने कहा ए वन्ना मिलई वर्सेस केपी मुराली। यहाँ पर एक और केस निकल कर आया बच्चों, किसका? लिमिटेशन एक्ट का। अब आपके पास हर एक जगह पर लिमिटेशन एक्ट करता क्या है? लिमिटेशन एक्ट के पास अपनी घड़ी है और बहुत बढ़िया चलती है। ये लिमिटेशन एक्ट आपको बार-बार टाइम पीरियड बताता रहता है कि कितने टाइम के अंदर आपको केस फाइल करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनको क्या करना है? एक सूट फाइल करना होता है। ठीक है। कह रहा सर आपके पास 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ परफॉर्मेंस, 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर बच्चों ये तो क्लियर है, चलो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 3 साल के अंदर। पर अगर यहाँ पर नो डेट इज फिक्स तो अगर कोई ऐसी जगह निकल कर आ गई जहां पर कोई डेट फिक्स नहीं है तो कह रहा सर कोई दिक्कत, ठीक है। कह रहा सर ऐसा सिनेरियो जिस दिन आपने प्लेंटिफ को इस बात का नोटिस मिल गया, इस बात का पता चल गया कि सामने वाले इंसान ने परफॉर्मेंस के लिए मना कर दिया है, इसको इस बारे में पता चल गया, यहां से टाइम विल रन। 3 साल का टाइम पीरियड यहां से शुरू हो जाएगा। अगर आपको टाइम पीरियड के बारे में पता है, ठीक है, अगर आपको 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ये तो पता ही है, पर अगर कोई भी डेट ऐसी फिक्स नहीं है, कोई भी तारीख आपने ऐसी फिक्स नहीं करी, और ऐसे मामले के अंदर टाइम कैसे शुरू होगा? मैंने कहा सर
अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो आपको कोर्ट उस दिन से मान लेगा जिस दिन प्लेंटिफ को पता चल गया कि डिफेंडेंट मना कर रहा है। यानी कि सर यहां पर परफॉर्मेंस डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि मैं तो काम नहीं करूंगा भाई, मैं तो काम नहीं करूंगा, जा कर ले जो करना है। ओके, तो कब शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस रिसीव्ड और नोटिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बाय द प्लेंटिफ ही गड़बड़ हो गई। कह रहा सर ओके। कह रहा अगला केस आता है बच्चों निकलकर आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट अगेन। यहां पर क्लैरिफिकेशन आई यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। आपको पता है आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है बच्चों? सर आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज मिलकर अपॉइंट करती हैं। यस यस, कि यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, अकेला कोई भी इंसान मिलकर, अगर दो पार्टीज है बेटा, एक का नाम है मोटू और एक का नाम है पतलू, मोटू पतलू के अंदर अगर झगड़ा हो जाता है तो और सिर्फ मोटू अकेला जाकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देता है तो ये इलीगल हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा और लॉ कहता है मैं तो तेरी सुनूंगा भी नहीं। कह रहा नहीं, कह रहा नहीं, लॉ कहता है मैं तो तेरी सुनूंगा भी नहीं, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं तुझे पूरी लॉ की बात माननी पड़ेगी। और आपको सीधा सीधा फंडा है, आपका पूरा फंडा सिने क्वा नॉन हो जाएगा। मतलब कह रहा सर आपकी बात ही नहीं सुनूंगा सर, इट विल बी स्ट्रेट अवे एज इलीगल, क्योंकि हो सकता है कि पूरी की पूरी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, अगर मैं अपने किसी दोस्त को, भाई इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और मोटू जो है मुझे यानी कि दिव्य मिगलानी को आर्बिट्रेटर बनाकर ले जाता है। अब बच्चों जो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त कौन है? मोटू, तो मैं तो मोटू की सुनूंगा ना। मैंने कहा यार ये मोटू तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है, मैं कहा यार मोटू तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है। कह रहा हाँ, कह रहा मोटू तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं तो इसके लिए बायस्ड हो जाऊंगा। मैं कहा मोटू मेरा भाई है, पतलू तो बेकार आदमी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ कह रहा सर ऐसे मामले के अंदर पूरी की पूरी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी? वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी। ओके 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 ओके। यस सर, अच्छा। अब एक बात बताओ, क्या कोई कोर्ट, सर कोर्ट मॉडिफाई कर सकता है ऑर्डर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर कोई काम करा, क्या कोर्ट बीच में कूद जाएगा, ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा हो सकता है? आइए देख, केस आता है एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड वर्सेस शीतल दास सन्स। यहां पर जजमेंट आई और कोर्ट को यह पता चल गया कि भाई साहब आर्बिट्रेटर्स ने एक फैसला दिया है। ठीक है, कह रहा अगर कोर्ट चाहे और एपेलेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, कह रहा सर आपके पास, ठीक है, कह रहा सर वैसे तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, कोर्ट की पावर अलग है, आर्बिट्रेटर के फंडे अलग हैं, पर मुझे सिर्फ इतना जानना है क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? नो, नो। कह रहा सर देखो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है वो टोटली अलग है फ्रॉम द स्कोप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ दैट। कह रहा सर आपके पास कभी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर घुसने की पावर आपके पास नहीं है। हम आपको कोर्ट हैज नो पावर टू एंटर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू मॉडिफाई ऑर्डर्स पास बाय, ऑर्डर्स पास बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कह रहा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अलग चीज है सर और आप कोर्ट अलग चीज हो। आप 37 में हो, वो 34 में है। सर क्यों जबरदस्ती दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाते हो सर? क्या है को बिना बात के पंगा ले रहे हो आप? कह रहा ठीक। कह रहा सर इसके साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान आर्बिट्रेटर है और वो अवार्ड पास करता है तो क्या बीच में फंडामेंटल राइट लगाएगा? मैंने कहा देखो पहली बात तो अगर किसी को भी आर्बिट्रेटर बनाया तो हमने बच्चों एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया, है ना? हमने एक एग्रीमेंट बनाया कि भाई आज से तू मेरा आर्बिट्रेटर और तू भाई का झगड़ा सॉल्व कराएगा। मोटू और पतलू के बीच में झगड़ा अगर हो गया और मैं वहां पर हूं, मुझे आर्बिट्रेटर बना दिया गया, तो मुझे करना क्या है? मुझे दोनों की प्रोसीडिंग्स को सॉल्व करना है। कह रहा बिल्कुल। कह रहा सर अब ऐसे ही यहां पर पूरे तरीके से आपने देखा कैलकाटा हाई कोर्ट कह रहा ओ भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा फिर? कह रहा तुझे कुछ ज्यादा ही सिंपैथी नहीं दिख रही है आर्बिट्रेटर की? कोर्ट कह रहा है रिस्पोंडेंट को तो बहुत ज्यादा ही लगाव हो रहा है आर्बिट्रेटर के साथ। कोर्ट कह रहा है मुझसे लगाव कर ले, है ना? उसके साथ बड़ा लगाव है तुझे, मुझसे लगाव कर ले। कह रहा और हैरानी की बात ये है कि तुम्हें मेरी सिंपैथी और मेरे कानून के साथ कोई लगाव नहीं है। तुम्हें सारा का सारा जो लगाव है, तुम्हारे मन में ये जो बड़ा सारा प्यार उमड़ रहा है, दिल दिया गल्ला करके तुम गाने गा रहे हो, ये किसके लिए गा रहे हो? हैं? आर्बिट्रेटर के लिए। लॉ कहता है मेरे लिए भी गा ले, मेरे लिए भी गा ले भाई।
अगर तुझे इतना ही आर्बिट्रेटर से प्यार हो रहा है, यार देखो सर, फंडे को समझो। सबसे पहली बात तो आर्बिट्रेटर को बोला गया कि भाई तू फंडामेंटल राइट मत अप्लाई कर, तू सुप्रीम कोर्ट बनने की कोशिश मत कर, प्रोटेक्टर और ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने कहा अच्छा, कह सर अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया भाई फंडामेंटल को लेकर टांग अड़ा दी बीच में, तो वो इल्लीगल कर दूंगा मैं सारा का सारा। कह रहा इल्लीगल, कह रहा सारा इल्लीगल और एक झटके में तेरे को बाहर कर दूंगा पूरा का पूरा, बीच में पंगा मत लियो बिल्कुल। ओके, जैसे एक मूवी थी ना, वो कहता था बीच में ना बॉल, बस वो अक्षय कुमार की कोई बहुत पुरानी सी मूवी थी, कहता था बीच में ना बॉल, धड़ाम मारता था एकदम, वो गिर जाता था पीछे। कह रहा सर ठीक इसी तरीके से ये काम होता है यहाँ पर। अब एक आती है ओबलपुरम माइनिंग कंपनी, ओबलपुरम ओबलपुरम ओबलपुरम। ओके, कह रहा सर इसके साथ साथ माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरके माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक एक दो दो लाइन के अंदर केस को खत्म करते हैं। कह रहा सर आपके पास जो भी आपने एक काम करा कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया था बच्चों। हाँ, हाँ। कह रहा सर आपके पास ये काम हुआ कि आपने एक ऑर्डर पास किया और हर एक जगह पर चाहे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, ये कमर्शियल कोर्ट बना दिए गए। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर पर इतना ज़रूर बोल दिया गया कि कमर्शियल कोर्ट के पास आर्बिट्रल अवार्ड देने की पावर नहीं है। आप कोर्ट हो, कोर्ट की तरह रहो। मैंने कहा ओके। ठीक है? चाहे आपका सेम डिस्प्यूट है, चाहे आपका सेम वैल्यू पे, सेम इंडस्ट्री पे बिलॉन्ग करता है। कह रहा ओके। कह रहा आपके सामने अगर मैटर आ गया, कह रहा सर आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ आप सिविल कोर्ट का एक्ट अप्लाई करोगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई करोगे, आर्बिट्रेशन वाले को अपना काम करने दो। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ जेआईजीएल बात करूंगा, कंपनी लॉ वाली मैडम अपना पढ़ाएंगी, टैक्स वाली अपना, और हम अपना पढ़ाएंगे बेटा। अपन अपना पढ़ाएंगे बेटा साफ साफ। कह रहा ठीक है, ठीक है। कह रहा सर आपके पास सीधा सीधा मान लिया कि आपके इंटेंशन हम समझ गए कि आप तो सिर्फ इतना चाहते हो कि जितने भी केसेस हमारे पास, हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई हम तेरी बात को समझ रहे हैं कि तू इतना ही चाहता है दोनों एक्ट्स को मिलाकर कि जितनी भी तेरी इंटेंशन है कि जितने भी केसेस हमारे पास पेंडिंग है वो फटाफट से निपट जाएं सर, उन सबको हम मौका दे दें कि तुम्हारे को आर्बिट्रल अवार्ड दे देते हैं, है ना? जब ढाबे पे खड़ा हूँ लाइन में, लेनी दाल मखनी है, वो कह रहा आलू की सब्जी ले जाओ फटाफट निपटाओ। मैं क्यों लूँ आलू की सब्जी? मेरे को खानी दाल मखनी है जब। तो लॉ कह रहा है देखो सर बात को समझो, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कमर्शियल कोर्ट डिक्री ऑर्डर नहीं कर सकता। हमने सिर्फ आपको इतना बता दिया, अगर आप ऐसा काम कर दोगे तो कि भाई साहब तू आर्बिट्रेशन ही कर ले, तो ये तो पावरलेस हो जाएगा ना सर। ये तो पावरलेस हो जाएगा। कमर्शियल कोर्ट को बोला गया कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो कर, तो आर्बिट्रेशन क्यों फॉलो करवा रहा है उससे? कह रहा ओके। अब यहाँ पर एक और केस आया, बच्चा कहता ना सर आर्बिट्रेटर बन जाऊंगा तो क्या ही कमा लूंगा। देखो बेटा, चेन्नई मेट्रो रेल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वर्सेस एम ट्रॉनस्टोरी एफकॉन्स जॉइंट वेंचर एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट का मैटर आता है। यहां पर क्या हुआ, ये एक चेन्नई वाली चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, ये एक जॉइंट वेंचर है जिसके बीच में दो लोग हैं। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ तमिलनाडु। इन दोनों ने मिलकर एफकॉन्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ओके, ठीक है। कह रहा सर अब लड़ाई हो गई तो बच्चों कौन आएगा बीच में? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को बोला गया और 1 लाख रुपए पर सेशन की फीस रख दी गई। ओके, ठीक है। कह रहा सर और बाद में चल के क्या होता है, जैसे आपको एक आर्बिट्रेटर की नहीं समझ में आती, आप डॉक्टर पे जाते हो आपको नहीं समझ में आता, आप टीचर की वीडियो देखते हो नहीं समझ में आती, आप बदल देते हो उसको कि हटाओ यार, दूसरे टीचर पे चलो, दूसरे टीचर पे चलो, दूसरे डॉक्टर पे चलो, दूसरी दुकान पे चलो। अब यहां पर भी क्या हुआ, एक मेंबर को बदल दिया गया। ओके, अब दूसरी मीटिंग हो गई और चलते चलते 10वीं मीटिंग के अंदर ट्रिब्यूनल ने कहा भाई आज से पहले 1 लाख रुपए फीस थी एक हियरिंग की, अब ये फीस हमने बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी है, 2 लाख रुपीज फीस पर हियरिंग। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर चेन्नई मेट्रो वालों ने ऑब्जेक्शन रिवाइज कर दिया कि भाई एक तो तुमने बंदा बदल दिया, दूसरा तू कह रहा है पैसे भी ज्यादा लगेंगे, मतलब दिव्या मिकलानी बीच में से पढ़ा के छोड़ के चला जाए, हैं उसके बाद नया टीचर आ जाए। भाई हमारी क्या गलती है, ऊपर से तुम कह रहे हो पैसे भी और देने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ? एफकॉन ने बोला कि ना ना आप सही कर रहे हो जी, आप सही कर रहे हो, फीस 1 लाख की जगह 2 लाख कर दी आपने, बहुत बढ़िया करा। चेन्नई मेट्रो वाला कहता ना ना सर, ना सर आप सही नहीं कर रहे हैं सर, आप सही नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है ये बताओ, 1 लाख की जगह हम 2 लाख क्यों दें, 2 लाख क्यों दें?
मैंने कहा हाँ, हाँ। कह रहा सर बट ऐसा चलते-चलते इन दोनों ने एफकॉन्स ने चेन्नई वाले को बोल दिया कि हम तो रिवाइज़ फीस देंगे। बट चेन्नई मेट्रो वाला बंदा बड़ा नाराज़ हो गया। चेन्नई मेट्रो वाले ने कहा एक तो मेट्रो नहीं बन रही, एक तो मेट्रो नहीं बन रही, लोग बैटरी रिक्शा को मेट्रो बोल रहे हैं और ऊपर से इस भाई ने एप्लीकेशन लगा दी कहाँ मद्रास हाई कोर्ट में। ये कहता है अब भी बताता हूँ तेरे को, अभी देख तू अभी बताता हूँ तेरे को। ओके, ठीक है। इन्होंने बोला कि सर देखो, है ना? कि आपके पास सिंपल सा फंडा जब यहाँ पर ये प्रोसीडिंग लेकर पहुँचते हैं, आपने रिलीफ क्लेम किया कि सर ये ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग को खत्म करो, मुझे जाना ही नहीं है ट्रिब्यूनल पे। ओके, ठीक है। कह रहा सर आपके पास बात को चलते-चलते बेटा सुप्रीम कोर्ट तक फैसला पहुँच गया और जितने 3 मेंबर्स थे ट्रिब्यूनल के उन्होंने एफिडेविट फाइल करा और ये बोला कि ठीक है सर हम गलती मानते हैं, हम अपनी फीस 1 लाख रुपए ही रख लेंगे सर। 1 लाख रुपए फीस रख लेंगे। हाँ, हाँ। कह रहा सर अब ऐसा क्या होता है कि आपके पास फीस को वापस उसी लेवल पर ले आया गया। हाँ, हाई कोर्ट ने ऐसा ज़रूर किया था, इंटरिम ऑर्डर दे दिया था, प्रोसीडिंग्स को रोक दिया था, पर एक बार अब सर इतनी बात हो गई? मैंने कहा हाँ, हाँ। कह रहा अब सर बात सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुँची? क्योंकि ये लोग भाई साहब पहुँच गए थे कोर्ट में कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला ऐसे-ऐसे कर रहा है। हाई कोर्ट ने तो प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया। हैं? हाँ, और पूरी की पूरी इसकी एप्लीकेशन और उड़ा दी कि भाड़ में गई तेरी एप्लीकेशन काट दी। ये भाई रोता-रोता ऊपर पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट की देख लो कुछ तो बचा लो, कुछ तो बचा लो। कह रहा ओके। कह रहा सर उसके बाद एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई बच्चों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे और ये बोला गया कह रहा सर डी जुरे इनएलिजिबिलिटी। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर देखो ट्रिब्यूनल ने कहीं न कहीं इम्पार्शियल तरीके से मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करा सर ये मिला हुआ है। मैंने कहा मिला हुआ है? क्या ना इंडिपेंडेंट नहीं है ये मिला हुआ है ये मिला हुआ है सर बीच में। मैंने कहा ओके, ओके। उसने बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स बताए। कह रहा ओके। कह रहा अब इसके साथ-साथ एक काम और होता है बेटा। अरे 1 मिनट भगा क्यों रहे हो? भगा क्यों रहे हो? जल्दी क्यों कर रहे हो? लॉ का तो साफ-साफ बड़ा सिंपल सा कहना है। लॉ का कहना है कि अगर इनएलिजिबिलिटी हो जाएगी तो इसका मतलब सर ये तो पूरी की पूरी आर्बिट्रेशन सस्टेन ही नहीं कर सकती। पूरी की पूरी आर्बिट्रेशन ही बेकार हो जाएगी। अगर आपका आर्बिट्रेटर जो है वो ही इम्पार्शियल हो गया, किसी बंदों के साथ जाकर मिल गया, किन्हीं लोगों के साथ दोस्ती कर ली तो कह रहा सर काम खराब। इसके साथ अगली चीज़ हमने देखी बच्चों मीडिएशन एक्ट 2023 इसके ऊपर एक कहीं न कहीं शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। हम लोग चाहते क्या हैं कि भई आज के टाइम पे आपको पता है केसेज़ बहुत सारे हैं बेटा, तो हम लोग चाहते हैं मीडिएशन से ही फैसला हो जाए। ओके, कह रहा सर आपके पास अच्छी सेटलमेंट्स ये सब मीडिएशन चलती रहे और आगे चल के हम लोग ये भी चाहेंगे कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस हो मतलब लोगों का ज़्यादा पैसा भी ना मिले। ना लगे, मिले तो सबको ज़्यादा पर कहीं न कहीं खर्चा ज़्यादा ना हो। अब हमने कहा कि हम इसे मीडिएशन एक्ट कहेंगे, पूरे के पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा और बता दूँगा सर अलग-अलग प्रोविजंस बता दूँगा। जैसे कई लोग होते हैं एकदम से आएँगे और प्लेट में धड़ाम से सारा खाना रख देंगे। कह रहा हाँ सर, ऐसा तो होता है और कई लोग क्या करते हैं एक-एक करके चीज़ डालते हैं। पहले शाही पनीर, पहले फिर थोड़ी दाल मखनी ऐसे डालते हैं। कह रहा सर तो आपको बाय नोटिफ़िकेशन बता दूँगा अलग-अलग डेट्स कब इसका एक्ट आने वाला है और या तो फिर कब इसके ऐड के अंदर कौन-सी चीज़ें आने वाली। कहा ओके, ऐसा? यस। अब इन्होंने बोला सर देखो कमर्शियल डिस्प्यूट क्या है, कमर्शियल मीडिएटर क्या है, एक-एक करके मैं आपको सबकी डेफिनिशन भी इस ऐड के अंदर वो कह रहा है मैं अपने आप बता दूँगा, पर फिलहाल एक डेफिनिशन ऐसी ज़रूर है जो समझने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मीडिएशन का मतलब क्या होता है? कह रहा सर देखो जहाँ पर एक कमर्शियल डिस्प्यूट निकल कर आया, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था चाहे नहीं था। पर आपका एक कमर्शियल डिस्प्यूट है, काम-धंधे को लेकर है। कोई फालतू की ऐसी आश की नहीं कर रहे थे आप। काम-धंधे को लेकर आपने यहाँ से चाइना माल भेज दिया, आपने यहाँ से यूएस माल भेज दिया सर, बात को समझो। कह रहा है जिनमें से कम एक पार्टी, एक इंडिविजुअल जो क्या है, इन अ कंट्री अदर दैन इंडिया, इंडिया से बाहर का है। या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर एलएलपी है जो क्या अगेन क्या है विद इन जिसका काम धंधा कहाँ है इंडिया के बाहर है कोई गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री है कोई एसोसिएशन ऑफ और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जो फिर से कहाँ है फिर से इंडिया के बाहर है सर तो वो क्या हो जाता है इंटरनेशनल बेटा अगर हम दोनों ही लोग बच्चों इंडिया में हैं तो क्या वो मैटर इंटरनेशनल होगा नहीं कम से कम एक बंदा इंडिया के बाहर होगा तो ही जाकर ये काम चल पाएगा मैंने कहा ओके ओके क्या है सर अब कई तरीके से पढ़ाई होती है ऑनलाइन पढ़ाई होती है ऑफलाइन पढ़ाई होती है एक्सप्रेस पढ़ाई होती है
5-7 दिन में बंदे बता देते हैं कंपनी सेक्रेटरी कैसे बने, है ना? तो मीडिएशन के अंदर भी हमारे पास एक्सप्रेस मीडिएशन, लिटिगेशन से पहले वाली मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन, कम्युनिटी मीडिएशन, कह रहा सर कई तरीके मैं आपको निकाल कर दूँगा, जिसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि पार्टीज़ एक थर्ड पर्सन जिसको हम मीडिएटर कहते हैं, एक तीसरे बंदे को बीच में डाल के सर मामले को रफा-दफा करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ भाई लड़ाई मत करो तुम बस। ठीक है। अब मीडिएटर, मीडिएटर कौन है? सर बीच में जो होता है दलाल, ओ भाई ढंग से दलाल नहीं होता है, बहुत पढ़ा-लिखा बंदा होता है। कह रहा है मीडिएटर कौन है? मैंने कहा एक सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप किसी भी लॉयर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, कंपनी सेक्रेटरी के पास जाते हो सर्विस लेने के लिए। अब ऐसे ही बच्चों मीडिएशन क्या है? जो मीडिएटर की सर्विसेज़ दे रहा है, वो मीडिएशन कर रहा है। एज़ सिंपल एज़ दैट। ओह! मतलब जो जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है वो टीच कर रहा है, मीडिएटर मीडिएशन कर रहा है, आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन कर रहा है, कंसिलिएटर कंसिलिएशन कर रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। हाँ, सिंपल सी बात। आर्बिट्रेशन क्या कर रहा है? जैसे आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, यहाँ मीडिएशन एग्रीमेंट होता है। ओके। कह रहा सर कम्युनिकेशन कैसे होगा? मैंने कहा बातचीत करके, डॉक्यूमेंट के ज़रिए या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके भी होगा। कह रहा सर इसके साथ ही साथ, मैंने कहा इसके साथ ही साथ और क्या? कह रहा और कुछ खास है नहीं? मैंने कहा ना। ना, ना, ना। कह रहा सर देखो अब आपने जैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया है, मैंने कहा बिल्कुल मैंने थोड़ी बनाया है यार, मेरे कोई रिश्तेदारों का थोड़ी है। अच्छा है, नहीं है? अच्छा है, नहीं है। कह रहा सर आपके रिश्तेदारों का थोड़ी है। तो यहाँ पर हम भी एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने वाले हैं। गवर्नमेंट ने कहा सर हम भी एक काम करेंगे और आगे चल के आपको बता देंगे कि इसी तरीके से जैसे हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना रखा है ना सर, मैंने कहा हाँ। कह रहा हम आगे चल के इसके अंदर बड़े सारे लोग बना देंगे और बड़ी सारी सीट्स क्रिएट कर देंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, हम इसके अंदर कमिटी भी बनाएँगे, सेक्रेटेरिएट भी बनाएँगे, सीईओ लाएँगे, ड्यूटी बताएँगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएँगे, बहुत सारी और चीज़ें भी बताएँगे। कहा ओके। क्या सर इसके साथ-साथ एक काम और करते हैं? मैंने कहा हाँ बताओ, इसके साथ-साथ एक काम और करते हैं। यस। कह रहा सर अब अगर आपने कभी भी कोई भी एक बॉडी बना दी, मैंने कहा हाँ, कह रहा सर अगर आपने कहा चलो ये मीडिएशन फंड आपने बना दिया या मीडिएशन काउंसिल आपने बना दिया, अब इसके अंदर आप लोगों को भी रखोगे? मैंने कहा बिल्कुल रखेंगे। कह रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा हाँ, हाँ। कह रहा सर पैसा कहाँ से आएगा? अमाउंट क्रेडिट कहाँ से होगा? पैसा कौन देगा इनको चलाने के लिए? जो बंदे यहाँ पर हैं उनकी तनख्वाहें कौन देगा? और ये लोग कहाँ-कहाँ पे खर्चा कर सकते हैं? इनके एक्सपेंसेस करने की पावर बताओ और दूसरी बात इनकी ऑडिट बताओ। कह रहा है सर सब बता सब बता देंगे सर, सब बता देंगे, सरकारी जगह है, सब बता देंगे। सरकारी जगह जब भी आएगी बच्चों, तो उसकी ऑडिट करने की पावर कैग के पास होगी, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड बच्चे बोलते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं इट्स कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कह रहे सर देखो अब बहुत बार क्या होता है ना डाउट आ जाता है। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ डाउट आता है मेरे को यहीं पे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है? बट फिर भी अगर कभी भी सरकार ने कहा कि हमारे को सर कभी भी कोई भी दिक्कत की लगी, हमारे को लगा जनता परेशान हो रही है, हमारे को लगा बंदा कोई परेशान हो रहा है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे डिफिकल्टी हो रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है हम भी आके मैंने कहा पीडब्ल्यू पे पढ़ाओगे? कहता है पीडब्ल्यू पे नहीं पढ़ाएँगे सर। नहीं। कह रहा सर बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? अगर किसी भी इंसान ने गुड फेथ में काम करा है अंडर मीडिएशन एक्ट, तो आप उस पे कोई भी केस नहीं करने वाले हो। मैंने कहा ओके। ओके। कह रहा सर कोई भी केस, कोई भी मामला ऐसे चीज़ों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, कोई भाई साहब जो हमारे मीडिएटर है, मीडिएशन इंस्टीट्यूट है, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर पे कोई भी काम, कोई भी केस नहीं होगा, अगर उन्होंने गुड फेथ के अंदर काम किया है, इफ दे हैव एक्टेड इन गुड फेथ, तो आप कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाले हो। मैंने कहा ओह! ऐसा? कह रहा है यस, यस। कह रहा सर अब लॉ कैसे बनता है? मैंने कहा यार जब भी आपके पार्लियामेंट के ईच हाउसेस जो हैं, वो सेशन में होंगे। कह रहा अभी आपने एक्ट बना लिया? मैंने कहा हाँ। कह रहा अभी रूल्स भी बनाओगे एंड रेगुलेशंस भी बनाओगे? कह रहा बिल्कुल, रूल्स भी बनाएँगे, रेगुलेशंस भी बनाएँगे। मैंने कहा ठीक है। अब हम ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएँगे, हम वहाँ पे 30 डेज़ का टाइम देंगे। अब वो 30 डेज़ का टाइम आप 1 सेशन में पूरा कर लो, 2 सेशन में पूरा कर लो, आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर और उसके बाद हम क्या करेंगे बोथ हाउसेज़ में जा रहे हैं, बोथ हाउसेज़ से हमें ये अप्रूव करवाना है। जैसे एक प्रोसेस बताया था आपको, लड़का और लड़की वाला, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, आपको दोनों जगह से अप्रूव करवाना है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर अब अगर मान लो ये अप्रूव कर दें या फिर ये बोले ना, कुछ चेंजेस करवा कर लाओ, मॉडिफाई करने के लिए अगर आपको कह दें।
ठीक है? मॉडिफ़ाई करने के लिए आपको कह दें, तो कह रहा है सर मॉडिफ़ाई भी करना पड़ेगा। मैं कहा ओके। कह रहा है सर अगर मान लो कल के चल के कोई दिक्कत आ जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए ऐसे ऑर्डर्स भी पास कर सकती है जैसे कंपनीज़ एक्ट में आपने पढ़ा होगा। कंपनीज़ एक्ट में हाँ, कुछ समझ नहीं आता मैं बच्चों को समझाता हूँ, ठीक उसी तरीके से ये काम भी यहाँ हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा, अब बच्चों ये वाला एक्ट आ रहा है, मीडिएशन वाला। मीडिएशन एक्ट आप पढ़ने वाले हो मेरे साथ। यस, मीडिएशन एक्ट पढ़ने के वाले हो, पढ़ ही तो लिया है। मीडिएशन एक्ट 2023 कह रहा है सर इससे पहले चलने वाली जितनी भी मीडिएशन एंड कंसिलिएशन है, इससे पहले भी तो होगा भाई। मीडिएशन एंड कंसिलिएशन है, वहाँ पर इट डज़ नॉट अप्लाई। कंपनीज़ एक्ट 2013 जब आया बेटा, उससे पहले भी तो बड़ी सारी कंपनियाँ बन गई थी। कह रहा आज से तो मैं देख लूँगा, आज से तो तुम्हारा भाई सब सँभाल लेगा। पर आज से पहले जो हो गया सर हो गया, रात गई, बात गई, मुझसे कोई फालतू मतलब नहीं। मैंने कहा ठीक है यार। बच्चों, आता है अगला चैप्टर, अगले चैप्टर की अमेंडमेंट जो कि है लॉ रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लॉ रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाँ, कुछ खास नहीं, एकदम बचकानी चीज़ें 1, 2, 3, 4 टड़ान, पानी पी लेते हैं मेरे यार। कह रहा है सर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेकर हमारे पास केस आता है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज। बच्चों अगर व्हाट्सएप पे कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है तो उसके लिए व्हाट्सएप जिम्मेदार नहीं है ना? इस चीज को समझो। अगर व्हाट्सएप पे कुछ भी ऐसा मतलब शांति भंग करने वाली चीजें कुछ सर्कुलेट हो रही हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि यार इसके लिए व्हाट्सएप जिम्मेदार है। व्हाट्सएप नहीं जिम्मेदार, उस पे ऐसी चीजें पोस्ट करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई सेक्शन नंबर 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो कि आपसे बात करता है अबाउट दैट इंटरमीडियरी कभी भी लायबल नहीं होगा फॉर अ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अगर व्हाट्सएप पे कोई भी इंसान उल्टी सीधी चीजों को सर्कुलेट कर रहा है तो इसमें व्हाट्सएप की कोई भी गलती नहीं है। अगर आप गूगल रिव्यूज के अंदर किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो उसमें गूगल की क्या गलती है यार? गूगल ने तो आपको कीपैड दे दिया, गूगल तो आपको वार्न कर रहा है। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, कह रहा सर देखो बात को समझो। सामने से बेशक से ही कंप्लेनेंट ने नोटिस दे दिया हो, चाहे से ही आपने नोटिस भी इशू कर दिया हो, मामला डिफेमेटरी मैटर का है। कह रहा पर ठीक है, और डिफेमेटरी मैटर अगर आपने कहीं भी किसी भी इंसान को जैसे वो लोग होते हैं ना लिटिल फिंगर दिखा देते हैं या किसी को कोई और फिंगर दिखा देते हैं। कह रहा सर पंगा सिंपल सा इस बात को समझो, डिफेमेशन हुई हम मना नहीं कर रहे। पर डिफेमेशन के मामले के लिए आपके पास सर अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी है ना? हाँ। हाँ, तो कह रहा है सर वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो सेक्शन नंबर 79 है, अगर कोई अपील करने वाले बंदे ने बीच में अपनी फिंगर लगा के तो ऐसा नहीं है मैसेज को रोक दिया हो बीच में। मैंने कहा हाँ, हाँ, हाँ। कह रहा तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने खुद ये बोला, कह रहा सर आपके पास कभी भी ऑफेंसेस को लेकर तो लेना-देना ही नहीं है ना सेक्शन नंबर 79 का। उसकी क्या गलती है? आपने मैसेज डाल के सामने वाले बंदे को कुछ ऊट-पटांग बोल दिया, उसको गाली-वाली दे दी, तो व्हाट्सएप क्या करे बेचारा इसके अंदर? कह रहा हाँ, हाँ। और ये दूसरे लॉज़ से इफ़ेक्ट में भी गड़बड़ नहीं करता है। डिफेमेशन का मामला तो लिबेल, स्लैंडर ये सब चीज़ों में आता है, जो आपने दिसंबर अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन देखा है। हाँ, हाँ, है ना, है ना, है ना? तो बस ऐसे ही कह रहे सर आपके पास ध्यान रखना ये मामला उधर आता है और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, कह रहा सर बाकी लॉज़ के इफ़ेक्ट से मुझे लेना-देना नहीं है। आपके पास अगर गड़बड़ हुई है तो उधर ही जाओ और दूसरे लॉज़ को इधर मत घुसेड़ो सर ज़बरदस्ती। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे हमारे। अगला आता है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कानून। वाह जी वाह! सर इसको मिल गई ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट। मैंने कहा है? हाँ। और इस लॉ के चलते अब हमने बोला डिजिटल पर्सनल डेटा जैसे कुछ ऑर्गनाइजेशंस हैं जिनके बारे में मैंने क्लास में आपको बताया कि बेटा उन पे इल्ज़ाम लगा वो आपके डेटा को बेचते हैं इंडिया के बाहर। बेचते हैं। हाँ। क्या सर सबसे पहली बात हमारे पास तो ये राइट है कि हम इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे और लॉफुल पर्पस के लिए बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चलेंगे। हाँ, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चलेंगे। इन्होंने बोला कि हम डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक बोर्ड बनाएँगे। मैंने कहा ठीक है, कह रहे डेटा का मतलब मैंने कहा कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे आप किसी को प्यार से चोरी-छुपे जाके फ़ोटो-वोटो भेज देते हो ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहे कोई फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई ओपिनियन है, कोई इंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरीके से जो भी इंडियन ह्यूमन बीइंग्स ने या ऑटोमेटिक मीन्स से आपकी सर इंफॉर्मेशन है ना, हाँ,
आपने चाहे सर ऐसे काटा-काटा बना दिया हो, ठीक है? आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट कोई इंस्ट्रक्शन दे दी हो, तो कह रहा सर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, आप यहाँ पे साइन कर दो सर अपने, ठीक है? ये भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ व्हिच इज़ एप्लीकेबल जो व्हिच इज़ अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन जो सूटेबल है कम्युनिकेशन के लिए वो डेटा है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा डेटा प्रिंसिपल कौन है? मैंने कहा डेटा प्रिंसिपल वो है जिस बंदे का डेटा है। बेटा अगर मेरे फ़ोन के अंदर जो डेटा है वो किसका है? अब अगर मान लो कल को चलो मेरे बच्चे हैं, अगर कोई चाइल्ड है तो उसके डेटा प्रिंसिपल में उसके पेरेंट्स भी आएँगे। हाँ, आपके फ़ोन में जो डेटा है उसका डेटा प्रिंसिपल कौन है? आप। ऐसे ही अगर कोई इंसान पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लीगल गार्डियन जो भी उसके बिहाफ़ पर एक्ट करते हैं, वो लोग भी उसके पे डेटा प्रिंसिपल होंगे। पर्सनल डेटा का मतलब है कि सर आपका जो भी अपना डेटा है जिसको आप आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो। जैसे आपका फ़ोन होता है आप देख के पहचान लेते हो कि आपका फ़ोन है। वैसे मैं और ज़्यादा बात नहीं करता इस बारे में। ओके। कह रहा सर आपके पास जो भी आपका पर्सनल डेटा है, आप बहुत बार देखते हो ना बेटा कि किसी एक का कोई पर्सनल डेटा, किसी की कोई पर्सनल पिक्चर, किसी की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो बस यानी कि डेटा ब्रीच से मेरा मतलब है अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। जहां पर आपका डेटा बिना आपसे पूछे, बिना आपकी परमिशन लिए, ये आपका डेटा गायब हो जाता है। ओके। ओके। कह रहा है सर अच्छा देखो, अब प्रोसेसिंग क्या होती है डेटा की? मैंने कहा प्रोसेसिंग कैसे? जैसे मैंने अभी अपनी ये फ़ोटो खींची, ऐसे करके फ़ोटो खींची और मैंने कहीं पे भेज दी। तो अब ये क्या हो रहा है? डेटा प्रोसेस हो रहा है। जहाँ पर कोई भी पर्सनल डेटा ऑटोमेटेड ऑपरेशंस के चलते या तो फिर किसी भी ऑपरेशन के चलते डेटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, स्ट्रक्चर करना, अडैप्ट करना, रिट्रीव करना, यूज़ करना, उसको कंबाइन करना, शेयर करना, डिस्क्लोज़ करना, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, कहीं पे भी आप अगर डिस्क्लोज़ कर रहे हो, वहाँ पर वो डेटा पहले अपलोड होता है। अभी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो, तो पहले क्या हो रहा है, वो सेम डेटा अपलोड किया जाता है हमारे एंड से। यस। कह रहा है सर अब इसके साथ-साथ कह रहा है डेटा फिड्यूशियरी कौन है? मैंने कहा जो डेटा का पर्पस बताएगा। द पर्सन कौन होगा? कह रहा सर ये सारे लोग हैं जो डेटा का पर्पस आपको बताएँगे, कि भाई हमारे पास जो डेटा है इसका पर्पस क्या है? कोई भी डेटा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं आ जाता हूँ थोड़े अच्छे एग्ज़ाम्पल पे। बेटा अमेज़न के पास आप सबका डेटा है, आप पेटीएम से यूपीआई करते हो, फ़ोन पे से पैसे देते हो किसी को, उन सब के पास आपका डेटा है। सर सबके पास हाँ, सबके पास। कह रहा तो सर ये एक्ट अप्लाई कहाँ होगा? बच्चों ये एक्ट उस हर जगह पर अप्लाई होगा, उस पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी इंसान जो पर्सनल डेटा को कलेक्ट करता है, डिजिटल या नॉन डिजिटल फॉर्म के अंदर। कि भाई अगर तूने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, कहीं भी जाओ मोबाइल नंबर ले लेता है। आपका नाम दिव्य मिगलानी, आपका मोबाइल नंबर 1234567891 ओके। आपका मोबाइल नंबर ले लेता है, सर थोड़ा-सा 2-3 इन्फॉर्मेशन और बता दो अपने बारे में। मैंने कहा भाई अगर तू इन्फॉर्मेशन कोई भी मेरे से ले रहा है ना, तो तेरे ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो जाता है, पहले तो ध्यान रख लियो। मैंने कहा ओके, ठीक है। अब चाहे कुछ ऐसी ही चीज़ें क्यों ना हो जिनके पास आपका डेटा स्टोर होता है, पर वो इंडिया के बाहर हैं। जैसे कि सर अमेज़न, गुलगुले कंपनी, गुलगुले अरे गूगल कंपनी है। ठीक है? पर वो कहीं न कहीं अपनी एक्टिविटी, गुड्स और सर्विसेज़ या फिर अपना डेटा प्रिंसिपल डेटा काम-धंधा इंडिया में है कंपनी इंडिया के बाहर। ऐसा होता है? बहुत बार होता है। कह रहा पर सर हम कुछ जगहों पर यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। मैं कहा वो क्या? कह रहा सर जहाँ पर आपका पर्सनल डेटा किसी भी पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। यानी कि मैंने अपना नंबर अगर अपने दोस्त को दे दिया, उसको बता दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ, ये वाला मेरा नंबर है, ये मेरे जूते का साइज़ है, जूता आएगा ब्लू कलर का स्केचर्स का, तू ले लेना। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी पर डोमेस्टिक या पर्सनल पर्पज़ के लिए। ओके, आप भी तो बता देते हो, तेरे को पता है वो पड़ोस में अंकल है ना? हाँ, है ना? उन अंकल के घर में लड़ाई हो रही थी उस दिन। हाँ, वो आंटी ने बहुत मारा अंकल को। ओके, यानी कि किसी की भी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब अगर मैं आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, आप लाते हो AR1 मैं खुशी के मारे क्रेडिट कार्ड दे मैं कहा बेटा जहाँ ऐश कर, सर डोमेस्टिक या पर्सनल पर्पज़ से आपने दे दिया। ठीक है। कह रहा सर जहां पर आपने कभी भी पब्लिकली अवेलेबल अपना पर्सनल डेटा डेटा प्रिंसिपल ने खुद ही शेयर कर दिया सामने वाले ने डेटा मांगा सर आप जैसे जगह-जगह पे लोग होते हैं सर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे हमारी कंपनी आपको बहुत बढ़िया क्रेडिट लिमिट देगी सर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो सर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो ओके यानी कि जहां पर डेटा प्रिंसिपल ने खुद ही अपना पर्सनल डेटा दे दिया हो या तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है उस डेटा को शेयर करना
भाई साहब आपको कोई सरकारी डिपार्टमेंट से फ़ोन आ जाता है कि आओ जी इनकम टैक्स वाले आपको बुला लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, 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 नहीं। नहीं, 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 मैं तो नहीं दे रहा डेटा आपको, मैं तो डेटा नहीं दे सकता आपको। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे क्यों? आप बोलोगे डेटा प्रोटेक्शन, कहेगा भाग यहाँ से, है ना? कह रहा सर ठीक। कह रहा सर देखो, आपके पास कभी सिंपल सा फंडा निकल कर आता है, अगर एक्स नाम का एक इंडिविजुअल है, जो व्यूज़ लिखता है अपने, ब्लॉग्स बनाता है और उसने पब्लिकली अपना पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो कह रहा है सर आपने पर्सनली अपनी मर्ज़ी से डाला? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है सर बोल तो रहा हूँ जब आपने पर्सनली अपनी मर्ज़ी से आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो फेसबुक पे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दिक्कत है? कह रहा नहीं, पर्सनल डेटा आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हो। आप अपना पर्सनल डेटा अपनी मर्ज़ी से पब्लिकली अवेलेबल करवा रहा है। अब बंदा इंस्टाग्राम पे अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपने घर का पता सब कुछ डाल दे यार, मुझे क्या दिक्कत है? जैसे कई यूट्यूबर आपको गाड़ी का नंबर नहीं दिखाते, है ना? कई दिखा देते हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है सर, दिखाओ, ना दिखाओ। पर अगर आपने दिखा दिया पब्लिकली खुद ही, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को बचाओ, बचाओ, बचाओ। ठीक है। एक केस अब अमेंडमेंट आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट आती है। हाँ। कह रहे सर देखो, आपके पास एक और चीज़ आई। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। बच्चों को मैं ओ अदर्स बोलता हूँ, पहले बच्चे कहते थे सर ओआरएस। मैं कहा ओआरएस मान लिया गर्मी है, पर इसका मतलब ओआरएस नहीं है। कह रहा सर अगर आपके पास जैसे बिजली का बिल होता है बेटा, हाँ, तो यहाँ पर केस निकल कर वही आ रहा है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आपने फिक्स चार्ज पे नहीं किया। आप बिजली का बिल कभी भी अपना देखोगे उसमें 2 तरीके से चार्ज लगा होता है। पहला मीटर का और उसके बाद जितनी बिजली आपने इस्तेमाल करी उसका। ठीक है, ठीक है। कह रहा सर आपके पास इन्होंने बोला आपने रेज़ोल्यूशन माँगा फॉर शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक गैस। सीईआरसी ने इस पिटीशन को अलाउ करा और आपको बोला कि भाई आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ओके, ओके आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा और फिक्स चार्ज के बिना तो हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। वो कह रहा भाई बिजली तो तुम्हारी इतनी कटती है, फिक्स चार्ज किस बात का? जब तुम्हारी बिजली 24 घंटे नहीं आती है, तुम फिक्स चार्ज तो 24 घंटे का लगाते हो। यार बंदा तो बड़ा तेज दिमाग है यार। बेटा अगर मीटर का फिक्स चार्ज लग रहा है ₹250 और बिजली तो आती नहीं है 24 घंटे तो ₹250 किस बात का? किस बात का? हाँ, ऐसा ही तो कुछ होगा। हाँ, आप बिजली का बिल बना दो इनको, फिक्स चार्ज बता दो, कोई किस्सा पढ़ा दो, ये पढ़ लेंगे। कुछ भी किस्सा पढ़ा दो, किधर से भी घुमा दो, चला देंगे। बंदे का कोई पर्सनल बंदे का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा है रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। बिजली का बिल तो आता है, ये आता है, वो आता है। देखो, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट को भी लेकर बीच में इन लोगों ने फिक्स कैपेसिटी चार्जेस लगा रखे थे। अभी कैपेसिटी चार्जेस किसी मशीन को लेकर हो सकते हैं या कोई एक भी चीज़ जो इनको सप्लाई हो रही है, यानी कि डोमेस्टिक गैस। डोमेस्टिक गैस कहाँ से आ रही होगी बेटा? इनको रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड से आ रही होगी। जब आपको कोई भी सब चीज़ आप लेते हो, तो उसके अंदर जैसे मैंने बिजली का बिल का एग्ज़ाम्पल दिया कि फिक्स चार्जेस लगे होते हैं। अब ऐसा चलते-चलते अपील को लेकर ये अब धीरे-धीरे इन्होंने प्रोसेस बढ़ाया। इस मामले के अंदर जो अथॉरिटी बनाई गई है, सबसे पहली अथॉरिटी थी सीईआरसी। सीईआरसी के पास ये जाते हैं, सीईआरसी कहता है हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। एपेलेंट को बोलता है कि भाई तेरे को फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ये और रोते हैं, इन्होंने कहा नहीं, 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 नहीं हम तो पैसे नहीं देंगे फिक्स चार्ज। एप्टेल के पास चले जाते हैं। एप्टेल कौन है? एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये एक और अगले लेवल की बॉडी इसके पास चले जाते हैं। और बढ़ते-बढ़ते मैटर पहुँच जाता है फिक्स चोट चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। कहता सुप्रीम कोर्ट कहता ला यार मैं ही देखूँ, तुम्हारे से होता-वाता है नहीं कुछ। लाओ मैं ही देखता हूँ यार, मैं ही देखता हूँ। अब मैटर क्या था? मैटर सिर्फ इतना सा था कि फिक्स चार्जेस क्या एपेलेंट देगा या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट कहता भाई देखो सबसे पहली बात तो तुम्हारा एग्रीमेंट दिखाओ। पावर परचेज़ एग्रीमेंट जो तुमने ये पावर खरीदी है, गैस खरीदी है, जो भी खरीदा है, ये मेरे को एग्रीमेंट दिखा दे यार तू पहले। बाद में मेरे को तंग करियो, पहले एग्रीमेंट दिखा। कह रहा ओके। कह रहा सर यहाँ पर अब कोई भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट आपको इंटरप्रिटेट नहीं करना है अगेंस्ट द ओरिजिनल पर्पस। कह रहा आपका जो ओरिजिनल पर्पस है उसको ध्यान रखना, आपके ओरिजिनल पर्पस को ध्यान रखना। कह रहा हाँ, ओरिजिनल पर्पस को आप ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर इसके साथ-साथ 2-3 बातों का और ध्यान रखो। अगर कभी भी आप अपने एग्रीमेंट से डेविएट होते हो, तो डेविएट करना मैं अलाउ कर दूँगा अगर वो कहीं न कहीं आपके बिज़नेस को बेटर करता है तो। और ऐसी चीज़ों को हम नैरो डाउन सिर्फ़ तब करते हैं जब आपके पास अलग तरीके के हालात
निकल कर आ जाते हैं, तभी तो हम चीज़ों को और क्लोज़ और क्लोज़ और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, जब हमारे पास हालात ऐसे निकल कर आ जाएँगे। यानी कि कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे निकल कर आ गए कि अब आपको नैरो डाउन सिचुएशन को करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ओके, 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 चलो आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं, अगले फंडे पर चलते हैं। कह रहे सर अगला फंडा हमारा आज का यानी कि अभी लास्ट केस जिसका लास्ट अमेंडमेंट जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लेकर जंबो भंडारी वर्सेस एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कह रहा सर यहाँ पर दो अपील निकल कर आई। अब भाई साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए तो कंप्लेंट निकल कर आती है सेक्शन नंबर 138 की, यानी कि कौन सा मामला, चेक बाउंस करने वाला मामला। और आपके पास जो लर्नेड मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है, तुम एक काम करो, सबसे पहले चेक का पैसा ले आओ और साथ में 9% पर एनम का ब्याज जमा कराओ, तो तुम्हारी बात सुनेंगे। हैं? हाँ, पैसे माँग लेता है ना, कि कह रहा है सर ठीक है। इन्होंने साफ-साफ कन्विट कर दिया, ये बोल दिया सामने वाले बंदे को, एपेलेंट को बोल दिया कि भाई ठीक है, तू चेक का पैसा दे सारा का सारा प्लस 9% पर एनम के हिसाब से ब्याज भी दे। इसने कहा है मेरे पास तो पैसा नहीं है देने का, ये और आगे चला गया। अब एज़ पर द प्रोविजंस ये बढ़ते-बढ़ते आगे सेशंस कोर्ट पे चला जाता है और सेशंस कोर्ट कहता है कि चल ठीक है तेरी बात सुन लूँगा, पर प्री डिपॉज़िट दे पहले। प्री डिपॉजिट लेकर आ कितना 20% का, जितनी की तेरी कंप्लेंट है उसका 20% पैसा पहले मेरे पास जमा करवा। ओके, हाई कोर्ट ने इसके ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट कह रहा है चल ठीक है बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट कह रहा है ठीक है बहुत बढ़िया, तूने बहुत शानदार काम कर दिया यार, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अब वो कहता है मेरे को न्याय नहीं मिला, मेरे पास 20% नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो सबसे पहले बात को समझो, सेक्शन नंबर 148 आपको ये ज़रूर कहता है कि आपने एक कंडीशन लगानी है प्री डिपॉज़िट की, कि अगर कोई भी इंसान बच्चों अपील करने के लिए आ रहा है, तो आप प्री डिपॉज़िट उससे माँग सकते हो, इसमें कोई भी मना नहीं। मैंने कहा ओके, कह रहा जो कंडीशन है पर अगर अगर सामने वाला बंदा अपनी अपील ही नहीं कर पाए, अगर उसके पास पैसा नहीं है, प्री डिपॉज़िट का ये मतलब नहीं है आप उसे अपील ना करने दो। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, उसके पास पैसा नहीं है, तो भी हम उसे रिकॉर्ड करके अपील करने देंगे। यानी कि बिना प्री डिपॉज़िट के, बिना कोई पैसा जमा करवाए, ही कैन स्टिल फाइल एन अपील। वो अपील फाइल कर सकता है सर, वो अपील फाइल कर सकता है। ओके। ठीक है? इट इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर द एपेलेट कोर्ट बच्चों की एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, तो आप भाई सामने वाले को कंडीशन ऑफ प्री डिपॉज़िट या कंपनसेशन अमाउंट जो भी फाइन है, उसके बिना भी काम धंधा करने के लिए कह सकते हो सर। उसके बिना भी उसकी बात सुन लो। उसके बिना भी उसकी बात सुन लो सर, कोई बुराई नहीं है। बिना पैसे के भी काम कर देना चाहिए कभी-कभी। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा सर इसी के साथ अमेंडमेंट खत्म होती हैं, बच्चों कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। और इसके बाद ऐसे ही हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे हैं, आई होप आप लोग देख रहे होंगे। देख रहे हो? देख रहे हो? नहीं देख रहे? चलो अच्छी से मुझे ज़रूर बताना, कुछ नहीं समझ में आया तो मैं आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय-बाय।